नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं बात सपाट। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते सत्ताधारी बीजेपी के उसके अपने नेताओं का मोहभंग होने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो लगातार ऐसा लगता है कि एक सिलसिला सा चल पड़ा है। आज भी यानी शनिवार को 8 जिलों के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि इस सब के बाद पार्टी में हड़कंप है। आपको बता दें कि जाने वाले नेताओं में वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक के साथ 7 अन्य नेता भी शामिल है। ऐसा क्यों हो रहा है? और वीरेंद्र रघुवंशी जी, जो कि वर्तमान विधायक हैं कोलारस से, उन्होंने तो जाते वक्त मंच से ही बीजेपी पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। इसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और हमेशा की तरह इसके लिए विश्लेषण के लिए विस्तार के साथ हमारे साथ मौजूद हैं INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सोनल जी। और आज का सबसे प्रमुख मुद्दा तो ये है ही, हर किसी के जहन में ये सवाल भी है कि बीजेपी में हो क्या रहा है। देखिए, बीजेपी में हो रहा है ऐसा नहीं है। चुनाव जब आते हैं तो सभी राजनीतिक दलों में ऐसा होता है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये बात इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत एक तो 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो उस घोषणा के साथ में कई संभावनाशील नेताओं को ये दिख गया है कि अब अपने लिए भाजपा में उम्मीदवार बनने की संभावना नहीं है, इसलिए वह विकल्प देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी में लंबे अरसे से दूसरे दल से लोग आ रहे थे। अब उनके कारण से जो जगह भर गई है तो कुछ लोग उस खाली जगह को भरने के लिए कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दल परिवर्तन के पूरे घटनाक्रम में बात तो जनता की कही जाती है, पर दिखती स्वयं के हितों की ही है। जितने भी नेताओं के नाम आप लगातार देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, तो आपको समझ में आएगा कि वो तमाम नेता बात तो कर रहे हैं कि हम जनता के लिए जा रहे हैं, हम जनता की कोशिशों के तहत कर रहे हैं। जो ये परिवर्तन है, अगर हम बिंदुवार एक एक नेता के संदर्भ में बात करते हैं, खासतौर पर प्रमुख नेताओं के संदर्भ में, तो उसकी पृष्ठभूमि से समझ पाएंगे कि दरअसल ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। और इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी बेचैनी है ऐसा नहीं है। इसलिए बेचैनी नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं के संदर्भ में अपना कॉल ले लिया है और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसकी प्रतिक्रिया में ये कदम जो उठ रहे हैं वो अपेक्षा अनुरूप है, ये चौंकाने वाले नहीं है। अगर वीरेंद्र रघुवंशी पार्टी छोड़ रहे हैं या भंवर सिंह शेखावत पार्टी छोड़ रहे हैं या अंशु रघुवंशी पार्टी छोड़कर जा रही है, तो आप सोचे कि भारतीय जनता पार्टी तो एकदम हड़बड़ा गई, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब फैसले लिए इन सीटों के संदर्भ में या इन नेताओं के संदर्भ में, तो वह इस मानसिकता के साथ में ही लिए हैं कि इस स्तर तक के भी कदम उठाए जा सकते हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शायद तैयार है। जी, लेकिन सर, जैसे भंवर सिंह शेखावत जी का आपने जिक्र किया, वो तो संघ से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं जा नहीं रहा हूं, मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो वाकई में वो इतने सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं, तो ये राजनीतिक सुविधा के लिए जो लोग जा रहे हैं, इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, भंवर सिंह शेखावत किस आधार पर पार्टी छोड़ रहे हैं ये जानना महत्वपूर्ण है। भंवर सिंह शेखावत पार्टी के पुराने नेता रहे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, पर उनका अतीत इतना उजला भी नहीं है। वह पार्टी के खिलाफ बगावत करके पहले भी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं इंदौर में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भंवर सिंह शेखावत को पार्टी ने समय समय पर मौका दिया, वो चुनाव जीते भी, वो चुनाव हारे भी, अलग अलग सीटों से उन्हें मैदान में उतारा गया, अलग अलग सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। अब बात करते हैं बदनावर सीट के संदर्भ में। बदनावर सीट से 2013 में भंवर सिंह शेखावत ने चुनाव जीता था राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के खिलाफ, लेकिन 2018 में भंवर सिंह शेखावत 40,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से चुनाव हार गए राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के हाथों। और राजवर्धन सिंह दत्ती गांव एक महत्वपूर्ण कारण रहे भारतीय जनता पार्टी की 2020 में सरकार बनवाने के संदर्भ में। और वो राजवर्धन सिंह दत्ती गांव तय है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर मैदान में होंगे। उपचुनाव उन्होंने तकरीबन 61,000 के अंतर से जीता। अब राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को जब बदनावर से प्रत्याशी होना है तो भंवर सिंह शेखावत ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो ये भूल जाते हैं कि वो 40,000 वोटों से इन्हीं दत्ती गांव से चुनाव हारे हुए हैं, पर उनको ये लगता है कि पार्टी इसके बावजूद भी राजवर्धन सिंह को तो घर बिठा दे और उनको मैदान में उतार दे या उनके बेटे को उतार दे। पर क्या ये फैसला संभव है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप राजनीति में समाज के लिए हैं, पार्टी के लिए हैं, तो कुल मिला के समाज या पार्टी में तभी तक रहेंगे जब तक पार्टी आपको प्रत्याशी बनाएगी। और अगर पार्टी आपको प्रत्याशी नहीं बनाएगी
तो आप कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, उस कांग्रेस का दामन थाम लेंगे जिसके विषय में आप अभी तक लोगों को ये बताते हैं कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इस पार्टी का तरीका ठीक नहीं है। पर जैसे ही आपको टिकट मिलता नहीं दिखा भाजपा में, कांग्रेस भी आपको ठीक लगने लगी, कांग्रेस के लोग भी ठीक लगने लगे, कांग्रेस के विचार भी ठीक लगने लगे। तो कुल मिलाकर ये बताता है कि ये दल परिवर्तन सिद्धांतों के तहत नहीं बल्कि सत्ता की लिप्सा के तहत हो रहा है। जी, सत्ता की कहीं ना कहीं चाह है और इसीलिए कहते भी हैं कि अभी विचारधारा बची नहीं पार्टियों के पास, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा और भी बहुत कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगी। लेकिन सर, इन सब के बीच कहते हैं जनता बड़ी भोली है, वो इन सब चीज़ों को समझती नहीं। कहते हैं चुनाव मैनेजमेंट जो कमेटी है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी जब बनी है और इसमें तमाम इतने वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी को तो लाया इसलिए गया था, तो आम लोगों के जहन में सवाल होता है कि क्या वो इन्हें रोक नहीं पा रहे। हालांकि आपने अभी कहा कि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या जनता के पीछे मैसेज नहीं जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव प्रबंधन समिति जो बनाई गई है उसका काम ही है कि ऐसी बगावतों को रोकने में वह भूमिका निभाए। और 39 सीटों में बगावत की आवाज़ तो तकरीबन 1 दर्जन सीटों से आई, पर उन सीटों में से कितनी जगह से लोग प्रत्याशी के विरोध में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पर जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उसमें दूसरे नाम पर अगर अपन चले जाते हैं, जिसका जिक्र आप पहले कर रही थी, वीरेंद्र रघुवंशी जी के संदर्भ में। वीरेंद्र रघुवंशी जी पुराने नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, शिवपुरी गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कोलारस विधानसभा सीट से वो वर्तमान में विधायक हैं। इससे पहले वो शिवपुरी से भी विधायक रह चुके हैं। पर कोलारस से वो जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे, उससे पहले उनका इतिहास कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का रहा है। कांग्रेस से भी वो विधायक रहे शिवपुरी से 2007 के उपचुनाव में। पर 1 साल बाद ही आम चुनाव हुआ तो वीरेंद्र रघुवंशी, अभी उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ जब समर्थक आ गए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर उनका कब्जा हो गया और पार्टी के पुराने नेता या कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं रही। इसके तहत उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। पर पार्टी कब छोड़ी? पार्टी उन्होंने तब छोड़ी जब भारतीय जनता पार्टी ने 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और उसी के तहत चंदेरी विधानसभा क्षेत्र से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को मैदान में उतार दिया। जो लोग गुना शिवपुरी क्षेत्र की सियासत को समझते हैं वो ये मानते हैं कि इसी एक सीट पर ही रघुवंशी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता को टिकट मिलेगा। चंदेरी सीट से संभावना थी भूपेंद्र द्विवेदी को टिकट मिलने की, लेकिन पार्टी ने वीरेंद्र रघुवंशी के तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए उनकी टिकट काटने का फैसला किया और एक रघुवंशी को टिकट देना था। इसके तहत चंदेरी से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष उनको टिकट दे दिया। 75 साल की उम्र है जगन्नाथ सिंह। ये घटनाक्रम के साथ ही वीरेंद्र रघुवंशी को स्पष्ट हो गया कि अब भाजपा में उनके लिए चुनाव लड़ने की संभावना नहीं है। दूसरा, वीरेंद्र रघुवंशी को कहीं ना कहीं इस बात का पूरी तरह एहसास है कि कोलारस में अब वह फिर से चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अब अपनी जमीन शिवपुरी में तलाशना शुरू की। शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया के रूप में कद्दावर नेता भाजपा में मौजूद है जिसकी टिकट कटने की संभावना नहीं दिखती। तो वीरेंद्र रघुवंशी के पास चारा क्या था? वीरेंद्र रघुवंशी के पास चारा था दल बदल का। वीरेंद्र रघुवंशी चिल्ला चिल्लाकर 2 दिन पहले ये बोल रहे थे कि मैं भाजपा के तौर तरीकों से नाराज होकर, सरकार के तौर तरीकों से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहा हूं। और उनका ये कहना था कि ये भी तय नहीं है कि अब मैं राजनीति करूंगा, जनता से पूछूंगा, जनता बताएगी वो अनुसार फैसला लूंगा। उनसे हमने सीधे सवाल किया था अपने साक्षात्कार में कि क्या आप 2 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? उन्होंने सीधे तौर पर अभी तो कांग्रेस में मेरी कोई बात ही नहीं हुई है, अभी तो मैं रायशुमारी करूंगा। तो उनसे पूछा था हमने सीधे तौर, भाई रायशुमारी कब तक करेंगे? ऐसा तो नहीं कि सुबह रायशुमारी की और शाम को फैसला ले लिया कि कांग्रेस में जा रहा हूं। बोले नहीं, 1 आध हफ्ता लगेगा। पर 1 आध हफ्ता क्या, 24 घंटे के अंदर वो जो है भोपाल पहुंच गए और भोपाल में कांग्रेस की संस्था ले लिया। तो कुल मिलाकर उन्होंने दल परिवर्तन क्यों किया? दल परिवर्तन उन्होंने 2 कारणों से किया। एक कि कोलारस में कहीं ना कहीं वह यह महसूस करते हैं कि अब वह चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, और शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिल सकती, तो टिकट उन्हें कांग्रेस से मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास में शिवपुरी में यशोधरा के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए एक प्रत्याशी की जरूरत है। और उसके तहत अब वीरेंद्र रघुवंशी आने वाले समय में आप देखिएगा सोनल जी कि कांग्रेस के टिकट पर शिवपुरी में यशोधरा राजे को चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। तो वीरेंद्र रघुवंशी का भी जो सत्ता की खातिर परिवर्तन है वो साफ तौर पर जाहिर होता है। वह सेवा के लिए या देश के लिए दल परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कतई जाहिर नहीं होता है। आशय यह है कि जितने भी ये राजनीतियां हैं ये बताते जरूर हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए
जी। दल परिवर्तन कर रहे हैं। पर चाहे कांग्रेस से भाजपा में आए हुए 22 नेताओं की बात करिए या अभी भाजपा से कांग्रेस की और रुख कर रहे नेताओं की बात करिए, कुल मिलाकर समीकरण है और समीकरण के तहत सत्ता में बने रहने की चाहत है या सत्ता में आने की चाहत है और उसी के तहत यह दृश्य देखने को मिल रहा है। कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि जैसे दृश्य अपने को अभी दिखाई दे रहा है कि भाजपा से लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस की सूची आने दीजिए, आपको दिखाई देगा कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। और एक और दृष्टि आपको देखने को मिलेगी कि जब कांग्रेस और भाजपा से तमाम लोग एक नई संभावना वाली पार्टी आम आदमी पार्टी में जाते हुए भी दिखेंगे। एक और दिलचस्प चर्चा प्रदेश में हो रही है सर, और वो ये है कि कांग्रेस जैसे कई बार ये कहती हुई दिखाई भी दी कि हमें तो इस बात की खुशी है कि सिंधिया जी के आने के बाद किस तरह से पार्टी में टूट फूट हुई, तो क्या ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करने में ये सफल हो रहे हैं जाने वाले कि भाई सिंधिया जी आए हैं इसलिए नाराज भाजपा भी है, महाराज भाजपा भी है, शिवराज भाजपा भी है, और कहीं ना कहीं चुनाव प्रबंधन समिति या प्रचार समिति या कहीं भी हम देखते नहीं सिंधिया जी को, कह रहे हैं वो भी कोप भवन में चले गए, ये कितना सही है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सफलता यह है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में एक कद्दावर शख्सियत इस पार्टी का हिस्सा बनी तो पार्टी ने इस शख्स के अनुसार अपने आप को नहीं ढाला, बल्कि इस शख्स को विवश किया है कि वह पार्टी के अनुसार ढले। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के तौर पर निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की कोशिश नहीं करते। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ये नहीं कहते कि मेरे आदमियों को टिकट दिया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाषा बदली हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो हमारी तरफ से प्रत्याशी होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। जबकि कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाषा मेरे आदमी, मेरे लोग, मेरा क्षेत्र। पर भारतीय जनता पार्टी की यह सफलता है कि उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी कद्दावर शख्सियत को महज 3 साल के अंदर इस सांचे में ढाल दिया, जिसके तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने उन कट्टर समर्थकों को जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा का हिस्सा बने, साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई मेरे से कोई उम्मीद मत करना, मैं अपनी तरफ से नाम प्रस्तावित कर सकता हूं, पर जिसे भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। यह स्थिति कांग्रेस में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं थी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की पसंद को वो सिरे से खारिज कर देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव के अंतर्गत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को चुनौती देने की कोशिश करना तो दूर की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके संदर्भ में विचार करते हुए भी दिखाई नहीं देते। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि उनके साथ में जो तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने थे, उन्हें समझ में आ गया कि भाई चुनावी राजनीति के अंदर सिंधिया के साथ अब भाजपा में अपनी गुजर नहीं हो पाएगी। वो जिन उम्मीदों के साथ भाजपा में आए थे कि कांग्रेस में टिकट नहीं मिलती, भाजपा में महाराष्ट्र टिकट दिला देंगे, वो महाराज ने बता दिया कि भाई मेरे तो खुद के चुनाव लड़ने का था पता नहीं है, पार्टी मुझे लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, लड़ाएगी तो कहाँ से लड़ाएगी इसका तय नहीं। तो इन नेताओं को ये लग रहा है कि महाराज के साथ बने रहकर या भाजपा में बने रहकर अपना चुनावी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो चाहे वो समंदर पटेल हों, चाहे वह राकेश गुप्ता हो या अन्य तमाम जो नेता हैं, वो अगर अब भाजपा छोड़कर वापस कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं तो उसकी वजह ही ये है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उनमें निराशा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में वो दमखम या जलवा जलाल नहीं है जिसके तहत उनका बोला हुआ टिकट मिलने की गारंटी हो, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ही इससे इंकार कर दे रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इंकार से पार्टी में खुद को तो मजबूत कर रहे हैं, पर उनके समर्थक अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रहा है। जी, तो वाकई में ये देखना दिलचस्प होगा सर कि अभी तो आपने जैसे कहा कि अभी तो शुरुआत है और अभी जैसे दिन और काउंटडाउन हो ही चुका है, जैसे जैसे नजदीक आएंगे देखने को मिलेगा कि न सिर्फ बीजेपी में यथावत स्थिति कांग्रेस में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सब जो जा रहे हैं वहां पर वो टिकट की उम्मीद से ही तो जा रहे हैं। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि इस सियासत में हम विचार के स्तर पर कहीं ना कहीं आग्रह रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो राजनीति के अंतर्गत लोग सक्रिय हैं वो अपनी पार्टी के विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध हों। पर यह दौर बड़ा दर्दनाक है, दुख भरा है कि अब विचार के प्रति किसी का आग्रह नहीं है। कल तक जो भाजपा के विचार को देश के लिए सबसे हितैषी बताते थे, उन्हें 1 मिनट लग रहा है कि वो कांग्रेस के विचार को देश हित में बताने लगे, वो भाजपा को सबसे बुरा बताने लगे। जो भाजपा को बुरा बताते थे वो अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो कांग्रेस से छोड़कर अब भाजपा की जय जयकार करने लगे। अब सिंधिया जी के ही कितने बयान सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं तब और अब करके, कि तब वो बताते हैं कि भाजपा का मतलब क्या होता है, कोबरा और भाजपा में कोई अंतर नहीं होता है। अब वो बताते हैं कि भाजपा का मतलब ही अमृत होता है, विष तो पूरा कांग्रेस के पास होता है।
तो इस तरीके से नेता अपनी विश्वसनीयता को खत्म करते हैं और जनता के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति को लेकर एक विरक्ति का भाव आता है। मध्य प्रदेश की सियासत में जो कुछ भी इस समय घटनाक्रम चल रहा है उससे भाजपा कांग्रेस को कितना लाभ और कितना नुकसान हो रहा है इसका आकलन करना तो मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि प्रदेश की राजनीति के अंदर जो शुचिता की बात कही जाती थी, नैतिकता की बात कही जाती थी, एक समर्पण की बात कही जाती थी, सेवा की बात कही जाती थी, समाज कल्याण की भावना की बात कही जाती थी, उसका जरूर बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है कि साफ दिखाई दे रहा है कि किसी नेता का समाज के साथ सरोकार नहीं है, किसी नेता का विचार के साथ सरोकार नहीं है, किसी नेता का जन कल्याण के साथ सरोकार नहीं है। सबका अगर सरोकार है तो कुल मिलाकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी को लेकर है, चाहे कांग्रेस से भाजपा में आना हो, भाजपा से कांग्रेस में जाना हो या किसी अन्य दल में जाना हो। कुल मिलाकर अंतिम उद्देश्य स्वयं के हितों का संरक्षण, स्वयं के हितों का संवर्धन है। जी बिल्कुल। तो भले ही जो नेता हैं वो अपनी निष्ठाएं बदलते रहे, जैसे हमारे विषय भी आज था बदलती निष्ठाएं, लेकिन जो जनता है वो बड़ी निष्ठावान है अपनी जिम्मेदारी के प्रति, जिसका बहुत जल्दी मौका उसको मिलने जा रहा है, एक बार फिर से वोट करने का मौका मिलने जा रहा है। और जाहिर तौर पर वो ये भी देख रही है कि कौन कब आया राम हुआ, कब गया राम हुआ। बहुत आसान अब इनके लिए भी हो जाता है ये चॉइस करना कि भाई हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, किसने काम किया है, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। और इसी के साथ बात सपाट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।